न केवल दिल्ली, न केवल हरियाणा, बल्कि भारत की तमाम राजनीतिक दलों ने कभी भी वंचित जातियों के लिए आगे बढ़कर उनके अधिकारों को दिलाने की कभी वकालत नहीं की। क्योंकि जब ये राजनेता मीटिंग कर सकते हैं तो डीएससी संगठन भी चुनाव के बीच में अपनी बातें, अपनी शर्तें मनवाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से अपनी बात रख सकता है। संगठन का, हमारे समाज के लोगों का एकमुश्त फैसला है, जो भी पार्टी, जो भी सरकार हमारे डीएससी के कानून को, डीएससी को लागू करने का काम करेगा, ये समाज उसके ही वोटों को, उसी की पार्टी को वोट करने का काम करेगा। सबसे पहले इस मंच के माध्यम से हम सर्वोच्च न्यायालय की पीठ का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि उन्होंने इस देश के करोड़ों डीएससी समाज के लोगों की आज़ादी को, जो भले इस देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके थे, मगर जब उनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त ही नहीं थे, अगर मैं ये कहूं कि जो वंचित जातियों के लोग थे वो इस आज़ाद मुल्क में गुलामों जैसा जीवन जी रहे थे, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, इस देश के करोड़ों लोगों ने ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वो भी देश की मुख्य धारा से जुड़ने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि ठीक है भाई, ये कोर्ट का फैसला है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि राज्य की सरकारें चाहे तो आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं और वो उसके करने के लिए अधिकृत हैं। आज उस फैसले को हुए 6 महीने होने को जा रहे हैं। हरियाणा की नवनिर्वाचित सरकार ने अपने पहले ही कैबिनेट मीटिंग के अंदर इस डीएससी के फैसले को एग्जीक्यूट किया, और न केवल एग्जीक्यूट किया बल्कि इसके संदर्भ में गजट नोटिफिकेशन जारी किया। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार को दिल से बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि हरियाणा की 33,74,000 लोगों को शिक्षा को आरक्षण के साथ साथ नौकरियों में भी बराबर की साझेदारी देने का एक ऐतिहासिक फैसला किया। हम हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हैं। हरियाणा से निकलकर जो इस डीएससी समाज के रणबांकुरे हैं, सरदार कश्मीर सिंह जी, जिन्होंने पहली पिटीशन जो डीएससी सेग्रीगेशन के लिए लगाई गई थी वो पंजाब से लगाई गई थी, और सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने यह स्वीकार किया कि जो पंजाब सरकार द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो सुप्रीम कोर्ट के लिटमस टेस्ट में क्वालिफाई किया, और पंजाब की वजह से ये हमारा डीएससी का आरक्षण बचा है। इसके लिए मैं सरदार कश्मीर सिंह और उनकी टीम को बधाई देता हूं। पीछे हरियाणा के लोग भी नहीं रहे। 8 स्टेटों की 23 याचिकाएं डाली गई थी। ये फैसला केवल 1 या 2 या 8 स्टेटों के लिए नहीं है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला होता है वो सभी राज्यों के लिए होता है, सारे देश के लिए होता है। इसी कड़ी में हम कुछ साथी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से भी कुछ साथी आए हुए हैं जो शायद ट्रेन लेट होने की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाए। झारखंड से भी कुछ लोग आए हुए हैं। उन सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है कि देवीदास जी, क्यों ना हम इस आरक्षण को इस देश के प्रत्येक राज्य में लागू कराने का काम करें। मुझे भी ये लगा कि जब हमारे डीएससी के संघर्षशील साथी देश के सभी राज्यों में लागू कराने के लिए हमें उत्साहित कर रहे हैं, क्यों ना इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ा जाए। हम हरियाणा के पैटर्न को दिल्ली में भी लागू कराना चाहते हैं। हम दिल्ली के चुनाव के दौरान राष्ट्रीय डीएससी संघ की तरफ से 2 फरवरी को एक बहुत बड़ा डीएससी का
कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं, क्योंकि जब ये राजनेता मीटिंग कर सकते हैं तो डीएससी संगठन भी चुनाव के बीच में अपनी बातें, अपनी शर्तें मनवाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से अपनी बात रख सकता है। और 2 तारीख का जो हजारों लोगों की संख्या में जो समाज इकट्ठा होगा, वो समाज, वो ताकत दिल्ली की सत्ता पक्ष के साथ साथ दिल्ली के विपक्षी दलों से भी ये बात रखेगी कि जो दिल्ली के चुनाव में डीएससी को एग्जीक्यूट करने का काम करेगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू कराने की बात करेगा, ये समाज उसी पार्टी को वोट करेगा। आज ये समाज, जिसे हम आरक्षण की लड़ाई समझते हैं, क्योंकि आप मीडिया से जुड़े लोग हैं, आप इसे आरक्षण की लड़ाई करार कर सकते हैं, मगर मैं ये बात दावे से कहता हूं, जिसे आप आरक्षण की लड़ाई करते हैं, डीएससी जातियों के लिए आजादी की लड़ाई है। और हम इस आजादी की लड़ाई का 2 फरवरी को दिल्ली की धरती से एक बड़ा बिगुल फूंकना चाहते हैं और अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं, जिसे सभी डेमोक्रेटिक भाषा में, सभी मीडिया के लोग, प्रशासन की भाषा में जिसे लोकतंत्र कहते हैं, वास्तव में उस लोकतंत्र का असली नाम भीड़ तंत्र है। यदि भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो ये तंत्र काम करने लग जाता है, और यदि भीड़ इकट्ठा नहीं होती तो ये तंत्र निष्क्रिय हो जाता है, जो आज तक होता रहा है। न केवल दिल्ली, न केवल हरियाणा, बल्कि भारत की तमाम राजनीतिक दलों ने कभी भी वंचित जातियों के लिए आगे बढ़कर उनके अधिकारों को दिलाने की कभी वकालत नहीं की। जैसा कि हरियाणा के चुनाव से पहले मेरे मीडिया बंधुओं ने, राष्ट्रीय चैनलों ने ये घोषणा कर दी थी कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, मगर 22 सितंबर 2024 को जींद के अंदर एक विशाल जन समूह इकट्ठा करके हम लोगों ने न केवल भारतीय जनता की हिचकोले खाती नाव को किनारे लगाया, बल्कि कांग्रेस के मुंह से हमने उनकी विजय को निकालकर भारतीय जनता पार्टी को सौंप दी। आपको एक बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं, समाज के लोगों और मेरे मीडिया बंधुओं। जब वर्ष 2014 में सारे हिंदुस्तान में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही थी, तब हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी की निकल कर आई थी। और भारतीय जनता पार्टी ने हम डीएससी के लोगों से अपने घोषणा पत्र के माध्यम से ये वायदा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम पहली कलम से आपके आरक्षण को बहाल करेंगे, मगर उन्होंने नहीं किया। और हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को एक बात कही थी कि खट्टर साहब, आपने अपने वायदे को पूरा नहीं किया, आपकी पार्टी को, आपकी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना होगा। और जिसका परिणाम ये हुआ कि वर्ष 2019 के चुनाव में 45 सीटों से भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटकर 40 रह जाती हैं। लेकिन जो 22 सितंबर 2024 को हम लोगों ने अपना वायदा किया कि जो पार्टी हमें आरक्षण देगी हम उसको वोट करेंगे, हमने प्रधानमंत्री की लहर से भी आगे बढ़कर 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी। मगर इस वक्तव्य का अर्थ ये नहीं है कि हम दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए आए हैं, ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारे संगठन का, हमारे समाज के लोगों का एकमुश्त फैसला है, जो भी पार्टी, जो भी सरकार हमारे डीएससी के कानून को, डीएससी को लागू करने का काम करेगा, ये समाज उसके ही वोटों को, उसी की पार्टी को वोट करने का काम करेगा। हम इस आरक्षण के माध्यम से दिल्ली के अंदर केवल शिक्षा और नौकरियां ही नहीं पाना चाहते, बल्कि हम दिल्ली सरकार से राजनीतिक हिस्सेदारी भी मांगना चाहते हैं।
दिल्ली सरकार कौन बनाएगा, भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, कांग्रेस बनाएगी, आम आदमी पार्टी बनाएगी, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय कि हमारी राजनीतिक साझेदारी जो कोऑप्शन के माध्यम से मिलती है। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात दिल्ली सरकार को, दिल्ली की वर्तमान सरकार और भावी सरकार को ही बता देना चाहता हूं। हमें दिल्ली में एक वाइस चांसलर चाहिए। दिल्ली पब्लिक सर्विस कमीशन जो सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास अधिकारियों की नियुक्ति करता है, उस बोर्ड, उस कमीशन के अंदर भी हमें डीएससी समाज का एक व्यक्ति चाहिए। और जो दिल्ली कर्मचारी चयन आयोग है, जो क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, उस बोर्ड में भी हमें एक आदमी चाहिए जो हमारी शर्तों को पूरा उतरेगा, जो हमारे पैमाने पर खरा उतरेगा। ये डीएससी के मजबूत लोग, ये दुर्भाग्य रहा सभी पार्टियों का कि इन लोगों ने दिल्ली में, दिल्ली ही नहीं बल्कि सारे देश में गरीब लोगों को, जो ये पार्टी के नेता रुपए के गजों से मापते हैं, मैं उन पार्टियों को चेता देना चाहता हूं कि ये रुपए के गजों से मापना, ये पैमाइश करनी बंद करे और समाज के हर छोटे वर्ग का सम्मान करना शुरू करे। जो पार्टी हमें सम्मानजनक तरीके से डीएससी समाज के अधिकारों को देगी, हम उस पार्टी को निश्चित तौर पे सत्ता में लाकर उनको सत्ता में बिठाने का काम करेंगे। हम इसके साथ साथ एक बात और साझा करना चाहते हैं। हम केंद्र की नौकरियों को भी डीएससी में विभाजित कराना चाहते हैं। अब केंद्र के अंदर कौन कौन से विभाग आते हैं? भारतीय रेलवे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरी, बैंकिंग, एलआईसी, गैस एजेंसीज, पेट्रोल पंप जहां से आवंटन होता है, इन सभी एजेंसियों में भी डीएससी आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए। जो हमारे से हमारे अधिकारों को दिलाने की बात करेंगे, ये समाज निर्बाध गति से उसकी तरफ बढ़ेगा और उसको खुले मन से वोट डालने का काम करेगा और उसकी सरकार को राजगद्दी पर बिठाने का काम करेगा। यही मेरी आपके सामने प्रस्तुति थी।